नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पूर्वोत्तर में 2 रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगी। आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर का भी उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी लोकार्पण करेंगे। मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस की स्वीकृति दी। बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2023-24 के केंद्रीय बजट में विकास शीर्ष पर रहेगा। केंद्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर गाम्बिया में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की। बाइडेन प्रशासन के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकार ने कहा अमरीकी और भारत एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के अपने साझा दृष्टिकोण की दिशा में काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस के यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जे के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। 36वें राष्ट्रीय खेल कल शाम गुजरात में सूरत में भव्य समारोह के साथ संपन्न। 37वें राष्ट्रीय खेल अगले वर्ष अक्टूबर में गोवा में होंगे। और एशिया कप महिला क्रिकेट के दोनों सेमीफाइनल आज बांग्लादेश के सिलहट में। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज त्रिपुरा में अगरतला रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी कोलकाता रेलगाड़ी और मणिपुर के खोंगसांग तक अगरतला जिरीबाम जनशताब्दी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। वे आईआईटी गुवाहाटी में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और असम सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी और आधारशिला रखेंगी। इनमें आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ भी शामिल है। उन्होंने कल त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं हैं। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास को नई गति दी जा रही है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत को 2025 तक $50 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश जाएंगे। वो ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये देश में परिचालित चौथी वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। श्री मोदी ऊना के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी लोकार्पण करेंगे। चंबा में एक जनसभा में प्रधानमंत्री 2 पनबिजली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इससे राज्य को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व मिलने का अनुमान है। श्री मोदी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत राज्य में लगभग 3125 किलोमीटर सड़कें उन्नत बनाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी फिर से एक बार हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और ऊना में पहुंचने के पश्चात जहां पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए होगी। और उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जो बर्गटक फार्मा पार्क, जिसके लिए पूरे देश भर में मात्र 3 जगह बनने की संभावनाएं थी और उसमें से एक हिमाचल को प्राप्त हुआ है, जिसमें 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं होंगी। ट्रिपल आईटी का आज इनॉग्रेशन है और 128 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हुआ है। दूसरा कार्यक्रम आज चंबा जिला में है, जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। जिले में आकर के प्रधानमंत्री जी 3,000 करोड़ रुपए का डीएमजीएसवाई फेज 3 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ में 2 हाइडल प्रोजेक्ट का शिलान्यास होना है। लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से बन करके वो तैयार होंगे। कुल मिलाकर के 3,800 करोड़ रुपए की सौगात चंबा जिला को मिलने वाली है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उत्पादकता से जुड़े 78 दिन के बोनस भुगतान को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि रेलवे के लगभग 11,27,000 अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरा पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉइज को 1,832 करोड़ रुपए का बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा। मंत्रिमंडल ने घरेलू रसोई गैस की बिक्री में नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और तेल विपणन कंपनियों को एकमुश्त अनुदान के रूप में 22,000 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए इन कंपनियों की प्रतिबद्धता जारी रखने में मदद मिलेगी और घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि विश्व में घरेलू रसोई गैस की कीमत 300% तक बढ़ी है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3 कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की 2022-23 से 25-26 तक की अवधि के शेष 4 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल की नई योजना को भी मंजूरी दे दी है। ये केंद्रीय योजना है जो केंद्र से 100% वित्त पोषित होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्यीय सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 के मसौदे को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 2002 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस निर्णय से बहुराज्यीय सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 इसमें भी संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें और पारदर्शिता बढ़ सके, जवाबदेही तय हो। ये जो बदलाव इसमें किए गए हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को भी सरल किया गया है, गवर्नेंस को भी सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा। इसमें चुनावी सुधार होगा, बोर्ड की कंपोजिशन होगी, SC ST से लेके महिलाओं का उस पर नॉमिनेशन होगा। MCS के बोर्ड के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए एक इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। बोर्ड मीटिंग के लिए कम से कम 1/3 मेंबर्स का कोरम अनिवार्य होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रस्तावित संशोधनों से देश में सहकारी समितियां मजबूत होंगी और उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। देश में इसमें 1500 से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियां हैं जो अपने सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। इन समितियों की शासन व्यवस्था को और लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी लोकपाल के गठन का प्रावधान किया गया है। बहुराज्य सहकारी समितियों के निदेशक मंडल को समावेशी बनाने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात भी की गई है। इस प्रस्तावित विधेयक में कारोबार की सुगमता के लिए पंजीकरण की अवधि कम करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तावेज जमा करने और प्राप्त करने का भी प्रावधान किया गया है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल से संबंधित निर्णय से पूर्वोत्तर के विकास पथ को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से युवाओं को कई अवसर उपलब्ध होंगे। गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह पर बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ और कंटेनर टर्मिनल सहित 2 टर्मिनलों के विकास के फैसलों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बंदरगाह के विकास और देश के व्यापार केंद्र बनने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कई उन राज्यों को भी लाभ होगा जिनकी पहुंच तटीय क्षेत्रों तक नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट की शीर्ष प्राथमिकताओं में आर्थिक वृद्धि भी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि अगला केंद्रीय बजट ध्यानपूर्वक तैयार किया जाएगा, जिसमें वृद्धि गति बनाए रखने पर जोर होगा। वित्त मंत्री ने वाशिंगटन में ब्रुकिंग्स संस्थान के एक कार्यक्रम में कहा कि आगामी बजट में मुद्रास्फीति से उत्पन्न चिंताओं को दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
बढ़ते कर्ज और वित्तीय घाटे के मुद्दे पर सुश्री सीतारामन ने कहा कि पिछले 2 बजट में केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बढ़ते पूंजी व्यय पर ध्यान केंद्रित किया। भारत को हो रहे तत्काल जोखिम के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि ऊर्जा और उर्वरक आवश्यकताएं उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों में हैं जिनका देश सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक की बढ़ती कीमतों के कारण संकट उत्पन्न हुआ है और ये ऊर्जा जरूरतों के साथ साथ तत्काल एक चुनौती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। जागृति का कहना है कि प्रत्येक विक्रेता का ये विवरण देगा कि वस्तु किस देश में निर्मित है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत के मामले की जांच के लिए 4 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति गठित की है। हरियाणा में सोनीपत स्थित कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने खांसी की ये दवा बनाई थी। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता औषध संबंधी राष्ट्रीय स्थायी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर वाई के गुप्ता करेंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे की डॉक्टर प्रज्ञा यादव, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली के महामारी विज्ञान प्रभाग की डॉक्टर आरती बहल और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के संयुक्त औषधि नियंत्रक डॉक्टर ए.के. प्रधान समिति के सदस्य होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार इस मामले पर पूरी तरह से सतर्क है। अमेरिका और भारत स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने साझा दृष्टिकोण पर सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में इस संबंध में जानकारी दी गई है, जिसका अवर्गीकृत संस्करण कल रात जारी किया गया। अमेरिका ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और प्रमुख रक्षा साझेदार है, इसलिए दोनों देश द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय तरीके से मिलकर काम करेंगे। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अनुसार चीन को प्रमुख खतरे के रूप में पहचाना गया है। अमेरिका ने कहा है कि वो अपने सहयोगियों के साथ संबंध प्रगाढ़ बनाता रहेगा। चीन दक्षिणी चीन सागर पर सभी विवादित स्थानों पर ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम के माध्यम से अपना दावा करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन के 4 प्रांतों पर रूस के कब्जे के निंदा प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। 143 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में और 5 ने इसके खिलाफ वोट दिया। भारत सहित 35 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। महासभा ने सभी देशों से यूक्रेनी प्रांतों को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देने और रूस को राजनयिक तौर पर अलग थलग करने की अपील की। केवल 4 देशों सीरिया, निकारागुआ, उत्तर कोरिया और बेलारूस ने मतदान में रूस का साथ दिया। भारत ने फिर स्पष्ट किया है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस पर चर्चा के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि एक बार फिर इस मंच का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई है और भारत के खिलाफ निरर्थक और निराधार टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान की सामूहिक अवहेलना की जानी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद बंद करने को कहा ताकि नागरिक स्वतंत्रता से जीने के अधिकार का उपयोग कर सकें। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस की निंदा के प्रस्ताव से अलग रहने के बाद भारत ने यूक्रेन में बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की।
सुश्री काम्बोज ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि लोगों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं हो सकता और युद्ध जारी रहना किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि बातचीत और राजनयिक समाधान से तुरंत युद्ध रोकने का प्रयास होना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 1300 से अधिक भारतीय विद्यार्थियों के लिए वीजा जारी करना शुरू कर दिया गया है। चीन ने वर्ष 2020 में कोविड प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान पर रोक लगा दी थी। हजारों भारतीय विद्यार्थियों के साथ साथ चीन में काम करने वाले भारतीयों के लिए सीधी उड़ानों को स्थगित होना बड़ी समस्या बन गई थी। चीन ने लगभग 3 वर्ष बाद हाल ही में वीजा प्रतिबंध हटा लिए थे। हैदराबाद पुलिस ने 900 करोड़ रुपए से अधिक के कथित निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है। इस धोखाधड़ी में ताइवान और चीन के नागरिक शामिल हैं। इस घोटाले में पुलिस ने ताइवान और चीन के एक नागरिक सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आशंका है कि लाखों लोगों को निवेश के बदले अधिक लाभ देने का लालच दिया गया। इन लोगों ने 903 करोड़ रुपए की ठगी की है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पूर्वोत्तर में 2 रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगी। IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर का भी उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी लोकार्पण करेंगे। मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस की स्वीकृति दी। बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा 2023-24 के केंद्रीय बजट में विकास शीर्ष पर रहेगा। केंद्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर गाम्बिया में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है। बाइडेन प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अनुसार अमेरिका और भारत स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के साझा दृष्टिकोण की दिशा में मिलकर काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस के यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जे के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। 36वें राष्ट्रीय खेल कल शाम गुजरात में सूरत में भव्य समारोह के साथ संपन्न। 37वें राष्ट्रीय खेल अगले वर्ष अक्टूबर में गोवा में होंगे। और एशिया कप महिला क्रिकेट में दोनों सेमीफाइनल आज बांग्लादेश के सिलहट में। North East Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary, that is the 13th of October, we bring an exclusive interview with Dr. Omji Upadhyay, Director, Indian Council of Historical Research, Delhi. Looking forward to see you there. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 मार्गों से गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वे अहमदाबाद में जानजरका गांव के संत सवैयानाथ मंदिर से यात्रा को रवाना करेंगे, जो सौराष्ट्र के सोमनाथ पर संपन्न होगी। श्री अमित शाह नवसारी जिले के वासंदा तालुका के उनई माता मंदिर से 2 अन्य यात्राओं का भी शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचने के लिए 5 अलग अलग मार्गों से गुजरात गौरव यात्रा का आयोजन किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने कंट्री वाइड कार्यक्रम में आज रात 9:30 बजे निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे से विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। यह हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगा। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हैं निखिल कुमार। 36वें राष्ट्रीय खेल कल शाम गुजरात के सूरत में भव्य समारोह के साथ संपन्न हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा। खेलों के अंतिम दिन तक 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक सहित कुल 128 पदकों के साथ सेना पदक तालिका में शीर्ष पर रही। 39 स्वर्ण सहित 140 पदक जीतकर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और हरियाणा ने 38 स्वर्ण सहित 116 पदकों
अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। गुजरात के 6 शहरों में आयोजित 36 खेल प्रतियोगिताओं में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 7,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले वर्ष अक्टूबर में गोवा में किया जाएगा। उधर एशिया कप महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज बांग्लादेश के सिलेट में भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। ये मैच सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में आज ही पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। मैच सिलेट में ही दिन में 1 बजे से खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल के विजेताओं के बीच फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को होगा। इस बीच क्रोएशिया के ओसिजेक में संपन्न ISSF विश्व चैंपियनशिप की शॉट गन प्रतियोगिता में भारत 5वें स्थान पर रहा। इटली ने पहला, ब्रिटेन ने दूसरा, अमेरिका ने तीसरा और चीन ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक मिले हैं। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत की उपलब्धियों की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पिछले दशकों में काफी विकसित और विस्तृत हुआ है। देश की अंतरिक्ष यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में आर्यभट्ट उपग्रह, PSLV, GSLV, मिशन शक्ति और मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण शामिल हैं। कुल मिलाकर भारत इन प्रयासों में काफी हद तक सफल रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियां भारत में 1960 के दशक के आरंभ में शुरू हुई थीं। उस समय उपग्रहों का बड़े स्तर पर उपयोग करने वाले अमेरिका में भी ये प्रायोगिक चरण में था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया था। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में इस समिति ने ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की थी। It is not accidental that on the soil of India, the great space powers, the United States, the USSR and France, are collaborating with us at the equatorial range near Tumba. And even the United Nations sponsorship of this range is not merely a matter of form, but constitutes an umbrella under which, regardless of political differences, nations can collaborate in the peaceful uses of outer space. ये समिति और अधिक विकसित हुई और 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में बदल गई। इसरो का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना और विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए इसकी उपयोगिता को विकसित करना है। इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष संस्थाओं में से एक है। प्रख्यात भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक सोवियत रॉकेट लॉन्चर से अस्त्रखान ओब्लास्ट में कपूस्निक यार से प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट का निर्माण इसरो ने किया था। भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर प्रथम भी सोवियत रूस की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। रोहिणी को वर्ष 1980 में प्रक्षेपित किया गया था, जो स्वदेश निर्मित प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 द्वारा सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित होने वाला पहला भारतीय उपग्रह बन गया। वर्ष 1984 में वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। राकेश शर्मा ने सोवियत अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की सैर की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बातचीत भी की थी। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने 2 स्पेसक्राफ्ट वर्ष 2008 में चंद्रयान प्रथम और वर्ष 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान प्रथम भारत का पहला चंद्र अभियान था। ये चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत पहला मानव रहित चंद्र अभियान था और अक्टूबर 2008 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन देश का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। रॉस्कोमास, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। इसने भारत को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया था।
मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। इस मिशन की लागत सिर्फ $74 मिलियन आई थी, जो कि विज्ञान पर आधारित कहानी पर बनी हॉलीवुड की ख्याति प्राप्त फिल्म ग्रेविटी के $100 मिलियन के बजट से काफी कम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मंगलयान के बारे में सब कुछ स्वदेशी है और हम हॉलीवुड फिल्म की तुलना में कम बजट में मंगल ग्रह पर पहुंचे हैं। कि अमेरिका की हॉलीवुड जो फिल्म बनती है, मूवी, उससे भी कम खर्चे में हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। यानी इससे ज्यादा खर्चा तो हॉलीवुड की मूवी बनाने में होता है। भारत आत्मनिर्भर अंतरिक्ष प्रयोगों की दिशा में प्रयास कर रहा है और इसरो ने कम लागत वाली और विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली विकसित की है। इसरो द्वारा एक और शानदार नवाचार GSLV है, जो PSLV की तुलना में कक्षा में भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है। अपनी तरह के पहले प्रयास में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 27 मार्च 2019 को अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल के साथ अंतरिक्ष में एक उपग्रह को सफलतापूर्वक बेअसर करने में सफलता प्राप्त की थी। ये DRDO के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल अभियानों में से एक था और इसे मिशन शक्ति का नाम दिया गया था। इसने अंतरिक्ष में भी भारत की संपत्ति की रक्षा करने की संगठन की क्षमता का प्रदर्शन किया। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। और नवीन, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? चंद्रिका, आगामी चुनावों में जम्मू जिले के साल भर से रहने वाले लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये खबर दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में है। रेल कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस की केंद्र की घोषणा लगभग सभी अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दी है। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला सहित कुछ अखबारों ने अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के आधार पर विस्तार से महंगाई और मूल्य सूचकांक की चर्चा की है। मुद्रास्फीति के 6% से अधिक रहने पर रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार को रिपोर्ट देनी होगी, लिखता है जनसत्ता। हिंदुस्तान ने लिखा है, खुदरा महंगाई दर में छलांग, लेकिन खाद्य तेल और फलों की कीमत काबू में। पत्र का मानना है कि मौसम की मार से महंगाई बढ़ी। इसी विषय पर दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से लिखा है, कोरोना के बाद यूरोप में महंगाई बढ़ी। ब्रिटेन में सबसे अधिक महंगाई की मार, 34 लाख लोगों ने देश छोड़ा। बिजली और किराया बढ़ने पर मां बाप के पास लौटे बच्चे। नवभारत टाइम्स की खबर है, प्रदूषण जांच न कराने वाले 19 लाख लोगों को यातायात विभाग ने नोटिस भेजा। हरिभूमि ने पहले पन्ने पर शिक्षा मंत्रालय के स्कूलों के कायाकल्प के लिए PM श्री योजना के अंतर्गत जल्दी ही ऑनलाइन पोर्टल जारी होने की खबर दी है। वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती नवंबर से होने की खबर कुछ अखबारों ने दी है। नवभारत टाइम्स ने चित्र के साथ लिखा है, दिल्ली NCR में बारिश के बाद बुधवार की सुबह बादलों की जगह घने कोहरे ने ली। दृश्यता घटने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। उत्तर भारत में मनाए जाने वाले पर्व करवा चौथ के अवसर पर अधिकांश अखबारों ने शुभकामनाएं देते हुए अलग से आलेख दिए हैं। अखबार लिखते हैं, सज गए बाजार, खरीदारी की जमकर शुरुआत हुई। महिलाओं के मेहंदी लगवाते और सज धज के साथ चित्र भी पहले पन्ने पर हैं। राजस्थान पत्रिका ने जय विज्ञान शीर्षक से आलेख में अंतरिक्ष यान से टकराकर एस्टेरॉयड के रास्ता बदलने की खबर के साथ लिखा है, नासा के मुताबिक धरती पर खतरे टालने के सूत्र मिले। अंतरिक्ष यान के टक्कर मारने के बाद एस्टेरॉयड की रफ्तार में बड़ी कमी आई। इस तकनीक से किसी भी छोटे ग्रह के धरती की ओर आने पर उसे रोका जा सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पूर्वोत्तर में 2 रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगी। IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर का भी उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी लोकार्पण करेंगे। मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस की स्वीकृति दी। बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, 2023-24 के केंद्रीय बजट में आर्थिक वृद्धि शीर्ष पर रहेगी। केंद्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर गाम्बिया में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की। बाइडेन प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अनुसार अमेरिका और भारत स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के
साझा दृष्टिकोण की दिशा में मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।